मित्रों, रवीना विशेषांक की बात चल रही है। रवीना विशेषांक 2022 में ही प्रकाशित हुआ। इसका 24वां अंक है और निरंतर 21 वर्षों से ये लगातार प्रकाशित हो रहा है। इसने मेरे साहित्य पर विशेषांक निकाला है, जिसमें मैं श्री पंकज मिश्र अटल की लेखों का वाचन कर रहा हूँ। आगे देखिए, श्री पंकज मिश्र अटल जी ने कहा है कि इनके अतिरिक्त फिर बच्चा तो बच्चा ही है, लोहे का तवा, एक घर देती माँ, लाल गाड़ी तथा शेष अन्य कविताएं। कब की विराट और प्रगतिशील सोच, बहुआयामी दृष्टि, संवेदनशीलता तथा आक्रोश सभी कुछ समाहित करते हुए संपूर्ण परिवेश को चिंतन की गुनगुनाहट से भरने में समर्थ है। मेरे शहर की मुद्रा की कविताओं को पढ़ते हुए महसूस होता है कि सुशील राकेश उन चीज़ों को देखते, परखते, सजाते और संवारते चलते हैं जिन पर निकट होते हुए भी बहुत से लोग या तो सरोकार नहीं रखते या फिर भौतिकवादी चश्मे के चढ़े होने के कारण नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, मगर कभी इन सब से किनारा नहीं करता, न ही कभी कन्नी काटता है। वह तो इन्हीं विपरीत संगतियों और दुश्वारियों में अपने लिए और सबके लिए सब कुछ तलाश लेता है जो कि संवेदना के धरातल पर महसूस किया जा सकता है। सुशील राकेश बेहद संवेदनशील रचनाकार हैं। वह जितने मार्मिक और सशक्त कवि हैं उतने परिपक्व हैं गद्य लेखन में भी। 2011 में प्रकाशित उनकी पुस्तक पहाड़ों से प्रयाग तक साहित्यकार पंडित लीलाचंद जोशी के साथ व्यतीत किए गए उन पलों के अविस्मरणीय और सहज जुड़ाव तथा आत्मीय संवेदनाओं की अद्भुत गाथा है, जिसे पढ़कर कई बार लगता है कि क्या कोई कवि इतना सुदूर गद्य भी लिख सकता है। तभी मन यह भी कह उठता है कि जिस तरह से सुशील राकेश ने पंडित लीलाचंद जोशी के साथ स्वयं को साझा किया है, वैचारिक, पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय और आत्मीय स्तर पर जहाँ तक एक और पूरा ग्रंथ मनोविश्लेषणात्मक मूल्यों तथा सोच की व्याख्या बन गया और वह भी भारतीय संस्कारों की सीमाओं में, तो दूसरी ओर यह भी प्रमाणित कर दिया कि पहाड़ों से प्रयाग तक का लेखक जो कुछ भी लिखेगा वह संवेदनाओं को झकझोरेगा, उन्हें छुएगा, शब्दों में रंगों को भरेगा और कहीं न कहीं मानवीय रिश्तों को विचारों के फलक पर उकेरेगा। कुल मिलाकर यह उसी रचनाकार के स्तर की बात है जो कि कवि और गद्यकार दोनों की संयुक्त क्षमता रखता हो या फिर दोनों ही क्षेत्रों में समानाधिकार रखता हो। मैंने अद्योपांत ग्रंथ को पढ़ा, कहीं पर भी विराम लगाने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। पंडित लीलाचंद जोशी को और अधिक निकट से जानने की इच्छा ग्रंथ से बांधे रहने में समर्थ है। पंडित लीलाचंद जोशी को साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पहले पढ़ा भी था, पर उनके व्यक्तित्व को और गहराई से पहाड़ों से प्रयाग तक पढ़ने के बाद ही जान सका। पहाड़ों से प्रयाग तक के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने पंडित लीलाचंद जोशी के साथ या तो किसी पूर्वाग्रहों के तहत अपरिपक्व आलोचनाओं रवैया अपनाया है या फिर बहुतों ने न तो जोशी जी के साहित्य तक की यात्रा की, अपने स्तर पर जिया और महसूस किया। यही कारण है कि बिना उनके उपन्यासों की आत्मा का संस्पर्श किए और बिना फ्रायडवादी स्कूल और फिलॉसफी और साइकोलॉजी का अध्ययन किए पंडित लीलाचंद जोशी और उनके ग्रंथ पर फ्रायडवाद के प्रभाव को थोपने का दुस्साहस कर रखा है। मुझे कहीं से भी, किसी कोण से भी जोशी जी का साहित्य फ्राइडियन जमीन पर खड़ा नहीं दिखता। उस विचारधारा की या सोच की बू भी इसमें नहीं आती। ऐसे विद्वान आलोचकों को या तो आलोचना की अपनी दुकान समेट लेनी चाहिए या फिर स्वयं चर्चित होने के लिए रचनाकार और ग्रंथ को अलग तरीके से समीक्षा करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, वरना कभी कभी अपना हथियार स्वयं को ही घायल कर देता है। फ्रायड का तथाकथित ईगो, सुपर ईगो और लिखने के परिप्रेक्ष्य में और अध्यात्मिकता के परिप्रेक्ष्य में तथा मनोविज्ञान के मापदंडों पर भी यदि ग्रंथों की परतें खोली जाएं, उनकी सर्जरी की जाए, तब भी दूर दूर तक ग्रंथों में कहीं पर भी लेखक इन मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट की साहित्यिक और संस्मरणात्मक संदर्भों में व्याख्या करता हुआ फ्रायड की विचारधारा को पहाड़ों से प्रयाग तक में भी प्रस्तुत करता नहीं दिखता। निश्चय ही फ्रायडियन विचारधारा को ढूंढना और उसका आलोचनात्मक प्रोजेक्शन अपनी आलोचना का विधा को चमकाने का एक छिछला तरीका हो सकता है। नायाब तरीका ये भी हो सकता है
इतना ज़रूर है कि यह समीक्षा के मापदंडों में न आते हुए उन विद्वान समीक्षकों के दिमाग दिवालियापन का खोखला ईगो ही है जो कि फ्रायडवाद की वैचारिक तस्वीर पंडित लीलाचंद जोशी की रचनाओं में खोजने की निठल्ली कोशिश करता है। हाँ, यह अवश्य है कि इस ग्रंथ में कहीं न कहीं वैज्ञानिक स्तर पर मूल्यांकन, विश्लेषण और विवेचन सामने आता है, परंतु वह सब सामान्य मनोवैज्ञानिक व्याख्या की परिधि तक ही सीमित रखकर ही यदि महसूस किया जाए और विवेचित किया जाए तो शायद रचनाकार और समीक्षा तीनों के लिए हितकर होगा, क्योंकि साहित्यिक ग्रंथों की व्याख्याओं के दायरे में ही पहाड़ों से प्रयाग तक को समीक्षित किया जाता है, तो साहित्य और समीक्षा दोनों की ही सार्थकता सिद्ध होगी। अन्यथा इस पुस्तक को मनोवैज्ञानिक तथाकथित फ्रायडवादी मनोविश्लेषण पूरक ग्रंथों पर अनुसंधान की कैटेगरी में ढकेलना होगा, जो कि समीचीन या न्यायिक नहीं होगा और किसी भी कोण से व्यवहारिक भी नहीं। मैं यहीं पर इस तथ्य से इनकार नहीं करता कि पंडित लीलाचंद जोशी एवं मनोवैज्ञानिक बैकग्राउंड में कथाकार या साहित्यकार नहीं हैं, पर इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि उनके संदर्भ में जो भी संस्मरण या साक्षात्कार आधारित ग्रंथ लिखा जाए उसकी आत्मा, उनके वर्णित विवरण, उनकी भावभूमि जाने बिना ही मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी फ्रायडवादी शब्दों को पकड़कर सारी व्याख्या की कर डाली जाए और जोशी जी के ग्रंथों पर फ्रायडवाद का लेबल ही लगा दिया जाए, साथ साथ अपने आलोचना कर्म की इतिश्री भी मान ली जाए। वास्तविकता तो ये है कि लीलाचंद जोशी की पुस्तकें फ्रायडवादी विचारधारा का संस्पर्श भी नहीं करती। इसी क्रम में पहाड़ों से प्रयाग तक विशुद्ध संरचनात्मक तथा साक्षात्कार आधारित उन्मुक्त विचारों से संपृक्त एक सशक्त रचना है। अंततः मैं यही कहूँगा कि कुंठित और क्षुब्ध आलोचकों की छिद्रान्वेषी तथा स्वयं को एन केन प्रकारेण चर्चित करने की लिप्सावादी दृष्टि को इस पहाड़ों से प्रयाग तक पढ़ने के बाद भी फ्रायडवादी विचारधारा नजर आएगी। मुझे तो पुस्तक के आदर्शोन्मुख और भारतीय संस्कारवाद और भारतीय आनंदवाद की गंध महसूस होती है। सुशील राकेश ने भी अपने वक्तव्य में इस विचार को खारिज किया है।